अस्सलामुअलैकुम। बेटा मैं अपने नेक्स्ट डिस्कशन लेक्चर के साथ स्टार्ट करने लगा हूँ। आज मैं आपसे जो क्वेश्चंस डिस्कस करूँगा वो हैं ओलेबल मोल्स बेटा। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है असाइनमेंट शीट फॉर मोल एंड स्टोइकियोमेट्री। ठीक है, तो हम आज क्वेश्चन डिस्कस करेंगे बेटा मोल्स के। स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 से बेटा। ठीक है, कहता है 1 मोल ऑफ इथेनॉल विच इज लिक्विड। पहले से बता दिया आपको कि ये लिक्विड है। ठीक है, एंड 1 मोल ऑफ इथेन, ठीक है, विच इज गैस। एक लिक्विड है और एक गैस है, हैव एन इक्वल। उन दोनों में सेम क्या होगा, इक्वल क्या होगा, क्या उनका मास सेम होगा? तो आप चेक कर लें बेटा, दोनों का फॉर्मूला अलग होता है। C2H5OH इथेनॉल है, इथेन का फॉर्मूला होता है C2H6। जब फॉर्मूला डिफरेंट है तो इसका मतलब है मास भी इनका डिफरेंट होगा, मतलब नंबर ऑफ एटम्स डिफरेंट है तो डेफिनेटली उनका मास डिफरेंट होगा। तो इक्वल तो नहीं हो सकता, ए गलत हो गया। बी पे आए, नंबर ऑफ एटम्स। आप चेक करें बेटा, एक मॉलिक्यूल ऑफ इथेनॉल के अंदर टोटल एटम्स कितने हैं? 2 हाइड्रोजन है, 6 सॉरी 2 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। तो 2 + 6 + 1, टोटल एटम एक मॉलिक्यूल में कितने हो गए बेटा? 9। इथेन में चेक कीजिए, 2 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है, तो टोटल एटम्स कितने हो गए एक मॉलिक्यूल में? 8। इसका मतलब है इनमें नंबर ऑफ एटम्स भी इक्वल नहीं है। सी पे आते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो बेटा जब एटम सेम नहीं है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से सेम हो गए? ये भी गलत हो गया। आखिर में कह रहा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब आप चेक करें, इसने शुरू में लिखा था 1 मोल। क्या 1 मोल में नंबर ऑफ पार्टिकल फिक्स नहीं होते? 6.02 10⁻23 होते हैं। तो 1 मोल में नंबर ऑफ पार्टिकल फिक्स होते हैं। अगर ये दोनों 1 1 मोल हैं तो इन दोनों में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम होंगे, इक्वल होंगे। राइट आंसर मस्ट बी द डी बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा बेटा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज इंपीरिकल फॉर्मूला CH2O। इंपीरिकल फॉर्मूला जो सिंपलेस्ट रेशियो रिप्रेजेंट करता है अमंग एटम्स इन वन मॉलिक्यूल, राइट, यही होता है। चेक कर लेते हैं। अब जैसे कार्बोनिक एसिड है H2CO3, अगर आप इसका इंपीरिकल बनाएंगे बेटा तो इसका इंपीरिकल फॉर्मूला यही बनेगा H2CO3, क्योंकि रेशियो यही बन रहा है 2:1:3 का। तो ये तो नहीं हो सकता, इसका CH2O नहीं आ रहा आंसर। ऑप्शन बी को चेक कीजिए, इथेनॉल। कार्बन 2 हैं, हाइड्रोजन 6 हैं, ऑक्सीजन 1 है। क्या इसका इंपीरिकल फॉर्मूला CH2O आ सकता है, यानी सिंपलेस्ट होके ऐसा आ सकता है? जी नहीं, आप करके देख ले, नहीं आ रहा। ऑप्शन सी में देखें, इथेनोइक एसिड। कार्बन कितने हैं? 2। चेक कर लें। हाइड्रोजन कितने हैं? 4। और ऑक्सीजन कितने हैं बेटा? 2। अब अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें, रेशो में देखें एटम्स को, तो बेटा 2:4:2 का रेशो क्या आ जाएगा? 1:1। यानी इथेनोइक एसिड का एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या आ रहा है? CH2O बेटा। अपनी समझ के लिए ऑप्शन डी देख लेता हूँ। ज़रा देखिए बेटा, इसमें 2 हाइड्रोजन है, H2 हो गया, 1 कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है, तो ये हो गया H2CO2। ठीक है, H2CO2। क्या इसका इंपीरिकल फॉर्मूला CH2O आ रहा है? जी नहीं, इसका भी नहीं आ रहा। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? राइट आंसर इज सी। इथेनोइक एसिड का इंपीरिकल फॉर्मूला क्या आ रहा है? CH2O। इंपीरिकल फॉर्मूला जो रेशियो ऑफ द एटम शो करेगा किसी एक मॉलिक्यूल के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आता हूँ। मीथेन रिएक्ट्स विद स्टीम टू फॉर्म हाइड्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड एज शोन बिलो। ठीक है, व्हाट वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 100 cm³ ऑफ द मीथेन। देखिए बेटा, मीथेन रूम टेम्परेचर पे गैस है और हाइड्रोजन भी रूम टेम्परेचर पे गैस है। आपको याद होगा की पॉइंट के अंदर, लेक्चर्स के अंदर मैंने आपको बताया था
कि गैसेस के केस के अंदर आप रेशो मेथड यूज कर सकते हैं। तो आप इसको डायरेक्ट रेशो से सॉल्व कर लें। भाई इसका 1 मोल है तो इसके 3 मोल्स हैं, यानी 1:3 का रेशो। तो बेटा अगर मीथेन 100 सेंटीमीटर क्यूब होगा तो 1:3 के रेशो का मतलब हो गया हाइड्रोजन ऑटोमेटिकली 300 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। 1:3। अगर ये 1 तो वो 3, अगर ये 10 तो वो 30, अगर ये 100 तो वो 300। तो ये डायरेक्ट रेशियो से सॉल्व हो जाएगा। मैंने आपको अपने लेक्चर्स के अंदर ये बातें बताई हैं कि जब दोनों चीज़ें गैसेस हों तो आप रेशो मेथड यूज़ कर सकते हैं और उससे डायरेक्ट आंसर आ जाता है। क्यों आता है ये भी बताया था, क्योंकि जो रेशो गैसेस के मोल्स में होता है एग्जैक्टली वही रेशो गैसेस के वॉल्यूम में भी होता है। तो राइट आंसर मस्ट बी द 300, यानी राइट आंसर मस्ट बी द ए बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आता हूँ। कहता है हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एज शोन, ठीक है। हाउ मच गैस विल बी रिमेनिंग, बचेगी कितनी, एक्सेस पूछ रहा है। if 2 dm cube of the hydrogen react with 1 dm cube of oxygen at RTP, अगेन रेशो मेथड यूज करो। देखो बेटा ये भी गैस है और ये भी गैस है, ठीक है। हाइड्रोजन आपको दी हुई है 2 dm क्यूब, ये देखें, और ऑक्सीजन आपको दी हुई है 1 dm क्यूब, ठीक है। अच्छे तरीके से याद रखिएगा। नाउ व्हाट इज रेशो हेयर, 2:1। आप कहेंगे इन दोनों में रेशो है 2:1। वी कैन यूज रेशो मेथड फॉर गैसेस बिकॉज जो रेशो गैसेस के मोल्स का होता है वही रेशो गैसेस के वॉल्यूम का होता है, तो वी कैन यूज इट। अब हो क्या रहा है, रेशो क्या है 2:1। चेक करो गिवन क्या है, गिवन 2:1। रेशो क्या है 2:1, गिवन क्या है 2:1। तो इसका मतलब है इज देयर एनीथिंग एक्सेस, नो। तो क्या कोई रिमेनिंग बचेगी, नो। द राइट आंसर इज ए, 0, कुछ नहीं बचेगा। रेशो भी 2:1 है और गिवन वॉल्यूम भी 2:1 में दिया हुआ है। तो जब दोनों चीजें सेम है, अब मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। सपोज करो बेटा अगर रेशो 2:1 है और आपका एग्जामिनर हाइड्रोजन देता 2 dm क्यूब, सपोज करो, सपोज, और ऑक्सीजन भी देता 2 dm क्यूब। अब जरा बात को समझिएगा, अब आपको बात समझ में आ जाएगी। अगर देता, नहीं दिया हुआ कोई बात नहीं। रेशो है 2:1, हाइड्रोजन अगर 2 होगा तो ऑक्सीजन 1 चाहिए होगी। तो अगर एग्जामिनर क्वेश्चन में 2 dm क्यूब ऑफ हाइड्रोजन दे देता, उसके साथ 2 dm क्यूब ऑफ ऑक्सीजन दे देता, दोनों 2 दे देता, अब क्या रिमेनिंग बचता, सोचो। अगर 2 हाइड्रोजन होंगे तो 1 ऑक्सीजन चाहिए होगी, उसने कितनी दी हुई है 2, इसका मतलब है 1 dm क्यूब ऑक्सीजन विल रिमेनिंग। अगर वो ऐसा करता, उसने ऐसा किया नहीं है। जो रेशो है उसी रेशो में वॉल्यूम भी दिया हुआ है, 2:1 का रेशो है, 2:1 में वॉल्यूम दिया हुआ है, तो नथिंग विल लेफ्ट, नथिंग इज इन एक्सेस, कुछ नहीं बचेगा, 0। क्वेश्चन नंबर 5 पे आता हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कंटेनिंग द हाईएस्ट परसेंटेज बाय मास ऑफ नाइट्रोजन। देखो बेटा ये वाले क्वेश्चन ना मैं बच्चों से कहता हूँ खुद से किया करो। अब जैसे फॉर एग्जांपल परसेंटेज निकालना सबको आती है, तो मैं इसमें टाइम ज़ाया नहीं करता। फॉर एग्जांपल एक दो क्वेश्चन में समझा देता हूँ। जैसे अमोनिया है, नाइट्रोजन का मास होता है 14 और एक हाइड्रोजन का मास होता है 1, तो 3 हाइड्रोजन का मास हो गया 3, तो टोटल मास हो गया 17। अब आप नाइट्रोजन की परसेंटेज कैसे निकालोगे, कैसे, नाइट्रोजन इसमें कितनी है 14, तो 14 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 17, ये आ जाएगा ए। बी को देखिएगा, एक और समझा देता हूँ। अब ये N2 है तो N2 का मास 28 प्लस 4, तो 28 प्लस 4 कितना हो गया बेटा 32। अब बताओ आप N2H4 में परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कैसे निकालोगे। तो आप कहोगे सर 28 टोटल हाइड्रोजन है, इंटू 100 कर दो, डिवाइड बाय टोटल मास कर दो, दैट्स। तो आपने ये खुद करना है, मैं नहीं करके दे रहा, ठीक है। और चेक करना है हाईएस्ट परसेंटेज बाय मास ऑफ नाइट्रोजन किस केस में आ रही है, ठीक है। तो ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, परसेंटेजेस निकालना आपको आती है। मैं आगे चलता हूँ, कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 पे आता हूँ।
Which of the following is the molecular formula of the hydrocarbon which contain 85.7% carbon, 14.3% हाइड्रोजन बाय मास? ठीक है। अच्छा, अब ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछ रहा है, याद रखिएगा। ठीक है, क्या पूछ रहा है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए तो हमें मॉलिक्यूलर मास गिवन देना चाहिए। हाँ, इसमें नहीं दिया हुआ, कोई बात नहीं। अब मैं आपको बताता हूँ इसमें एग्जामिनर की ट्रिक क्या है, वो सुनिएगा। आपने लिखा कार्बन, कार्बन का परसेंटेज बाय मास दी हुई है 85.7, हाइड्रोजन की परसेंटेज बाय मास दी हुई है बेटा 14.3। सो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप टू फाइंड इंपीरिकल फॉर्मूला? डिवाइड बाय एटॉमिक मास। कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1। ठीक है, ये आ गया 14.3 और ये आ जाएगा 7 पॉइंट समथिंग। मैं करके देख लेता हूँ आपके सामने। ये है 85.7 डिवाइडेड बाय 12, ये आ गया 7.14। 7.14 ये हो गया पहला स्टेप। इंपीरिकल फॉर्मूला निकालने का पहला स्टेप क्या है? डिवाइड बाय एटॉमिक मास। सेकंड स्टेप क्या है? डिवाइड बाय लीस्ट वैल्यू। इनमें लीस्ट वैल्यू कौन सी है? 7.14, आपने कहा 7.14, आपने कहा 7.14। ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 2। तो आपका इंपीरिकल फॉर्मूला क्या बन गया? CH2। अब उसने क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं, ऑप्शन ए पे टिक लगा देते हैं कि चलो सर आंसर आ गया। नहीं ना बेटा, उसने आपसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा है। चेक कीजिएगा कैसे। अब इसमें ट्रिक समझाता हूँ, एग्जामिनर ने क्या मेंटेलिटी रखी है वो देखें। ऑप्शन सी और बी को तो हटा दें, ऑप्शन डी और ए को गौर से देखिएगा। अगर मैं आपसे बोलूं क्या आप ऑप्शन डी का इंपीरिकल बना सकते हैं? व्हाट्स द इंपीरिकल फॉर्मूला ऑफ ऑप्शन डी? तो आप कहेंगे सर 2:1 का रेशो है। तो अगर ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है तो इसका इंपीरिकल फॉर्मूला बन सकता है CH2। बन सकता है, देखो बन सकता है। रेशो क्या आ रही है? 2:1 की, और 1:2 की आ रही है। 2 और 4 में रेशो क्या होगी? 1:2। तो इंपीरिकल फॉर्मूला इसका क्या होगा? ये अब आप चेक करें, ये ऑप्शन आपको ऑप्शन ए में दिया हुआ है CH2। अब आप मेरा स्टेटमेंट समझेंगे ना तो आपको एग्जामिनर की मेंटेलिटी और ट्रिक समझ में आएगी। इफ ऑप्शन ए इज empirical formula of option D, hence option D is the molecular formula of option A। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, सुनिए। इफ ऑप्शन ए is empirical formula of the option D, hence option D is molecular formula of option A, and he is asking for the molecular formula. So the right answer must be the D, not A। आई होप आप एग्जामिनर की ट्रिक समझ गए होंगे इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 7 पे आता हूँ बेटा। A sample of 50 centimeter cube of carbon monoxide was burned in 50 centimeter cube of the oxygen। देखो दोनों गैसेस हैं। यूज रेशियो मेथड फॉर गैसेस, सबसे आसान ट्रिक है। रेशियो मेथड यूज करो और सिंपल से सवाल सॉल्व करते जाओ। व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ द गैस रिमेनिंग आफ्टर रिएक्शन? सबसे पहले कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन चेक करो, रेशो क्या है? 2:1 का। और से देखिएगा, 2:1 का रेशो। कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन में रेशो क्या है? 2:1। जब भी गैसेस हो रेशो मेथड यूज करो, जिंदगी में सुकून। अब बताओ, 2 कार्बन मोनोऑक्साइड हो तो 1 ऑक्सीजन होनी चाहिए। सोचो अगर 50 सेंटीमीटर क्यूब कार्बन मोनोऑक्साइड है तो ऑक्सीजन कितनी होनी चाहिए? 25। 2:1 की वजह से। तो 2:1 का मतलब 50 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड है तो 25 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन होनी चाहिए। उसने कितनी दी हुई है? 50 दी हुई है। अब आप सोचें, अगर आपको 50 सेंटीमीटर क्यूब के लिए, कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए 25 सेंटीमीटर क्यूब कार्बन 25 सेंटीमीटर क्यूब ऑक्सीजन चाहिए, तो बेटा आपको कोई 50 सेंटीमीटर क्यूब दे दे तो कितनी एक्सेस दे रहा है? आप कहेंगे 25 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ O2 रिमेनिंग बचेगी या एक्सेस होगी। ठीक है,
2:1 का रेशो है, तो ये 2 तो वो 1, ये 50 तो वो 25, उसने 50 दी हुई है तो इसका मतलब है 25 एक्स्ट्रा दी हुई है। सबसे पहले तो वो ऑप्शन चेक करो जहाँ पे 25 सेंटीमीटर क्यूब एक्सेस ऑक्सीजन लिखी हुई है। चेक करते हैं। देखो, ऑप्शन ए में लिखा हुआ है उसने 50 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ओनली, 50 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 25 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एक्सेस ऑक्सीजन। और से देखिएगा, 25 सेंटीमीटर क्यूब एक्सेस कार्बन मोनोऑक्साइड, 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। आप चेक करें 25 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एक्सेस ऑक्सीजन सिर्फ एक ही ऑप्शन में लिखी हुई है, और वो ऑप्शन कहाँ लिखा हुआ है बेटा? ऑप्शन बी। रेशो मेथड से कितनी जल्दी चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं। अब अगर किसी बच्चे के दिमाग में ये सवाल आता है कि सर 25 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन से पहचान तो हमने लिया, लेकिन ये जो 50 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दिया हुआ है, ये कहाँ से आया? तो फिर अगर ऐसे दो ऑप्शन होते तो चेक कर लेते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्ट के अंदर है, ऑक्सीजन एक्सेस है, बिल्कुल है, तो इसका मतलब है कार्बन मोनोऑक्साइड इज योर लिमिटिंग रिएक्टेंट। ठीक है, अब बताओ अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट किस चीज़ पे डिपेंड करता है? अमाउंट ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट पे। तो सोचो बेटा, जब आप कार्बन मोनोऑक्साइड का वॉल्यूम निकालेंगे तो वो विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन निकालेंगे या विद रिस्पेक्ट टू कार्बन मोनोऑक्साइड? आपको कहना चाहिए सर कार्बन मोनोऑक्साइड। क्यों? क्योंकि अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट डिपेंड्स अपॉन अमाउंट ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो आप चेक करें बेटा, कार्बन मोनोऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में रेशो क्या है? 2:2 का मतलब हो गया 1:1 का। सोचो, अगर कार्बन मोनोऑक्साइड 50 सेंटीमीटर क्यूब थी तो कार्बन डाइऑक्साइड भी कितनी बनेगी? 50। क्यों बनेगी? 1:1 का रेशो है। तो ये आ गया आपका 50 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ कार्बन। दोनों आंसर मिल गए आपको। तो मैंने कितनी आसानी से इसको सॉल्व कर लिया। मैंने सिर्फ ये देखा कि 25 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एक्सेस ऑक्सीजन कहाँ लिखा हुआ, आंसर ले आया। फिर मजीद कंफर्मेशन के लिए मैंने चेक कर लिया कि अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट डिपेंड्स अपॉन अमाउंट ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट, तो मैंने लिमिटिंग से सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया भाई, दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 8 पे आता हूँ। द एवोगैड्रो कांस्टेंट, एवोगैड्रो कांस्टेंट क्या होता है बेटा? 6.02 10 टू पावर 23, 6.02 10 टू पावर 23, और ये कितने मोल में होता है बेटा? 1 मोल में होता है। दैट्स इट। इसको एवोगैड्रो कांस्टेंट कहते हैं। आओ, अब वो कह रहा है एटम्स इन 1 ग्राम ऑफ हीलियम। देखो बेटा, हीलियम का मास होता है 4, 4 को ग्राम में एक्सप्रेस करोगे तो 1 मोल के बराबर होगा ना। 1 ग्राम में थोड़ी 1 मोल होगा, तो ऑप्शन ए गलत हो गया। हीलियम का मास पीरियोडिक टेबल में चेक कर लें, 4 लिखा हुआ है। ऑप्शन बी में देखें, एटम्स इन 24 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का मास कितना होता है? 24। ग्राम में एक्सप्रेस करोगे तो क्या लिखोगे? 1 मोल। 1 मोल में पार्टिकल्स कितने होते हैं? 6.02 10 टू पावर 23। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, दैट्स इट। आ जाओ, ऑप्शन सी डी क्यों गलत है चेक कर लेते हैं। मॉलिक्यूल्स इन 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन। बेटा क्लोरीन डायटोमिक होता है, यस और नो? क्लोरीन का मास क्या होगा? 35.5 इंटू 2, ये हो जाएगा 71। 71 को ग्राम में रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 मोल, और 1 मोल में 6.02 10 टू पावर 23 मॉलिक्यूल्स होंगे, मॉलिक्यूल्स। यानी 71 ग्राम में इतने मॉलिक्यूल होते हैं, और वो कह रहा है मॉलिक्यूल्स इन 35.5 ग्राम, तो गलत बोल रहा है ना, 71 बोलने चाहिए थे, सी गलत हो गया। क्लोरीन क्लोराइड आयंस इन 95 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। अगेन बेटा देखो, मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है MgCl2। मैग्नीशियम का मास होता है 24 और क्लोरीन का होता है 35.5 इंटू 2, तो 71, तो ये हो जाएगा 71 प्लस 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 24, 95। अब ज़रा गौर से सुनिएगा, 95 को ग्राम में एक्सप्रेस करोगे तो 1 मोल के बराबर होगा। अब 1 मोल में MgCl2 कितने होंगे बेटा? MgCl2 6.02 10 टू पावर 23 होंगे, राइट। अच्छा, अब क्लोराइड आयन कितने होंगे सोचो। देखो बेटा, एक मैग्नीशियम क्लोराइड में क्लोराइड 2 है,
तो इसका मतलब है 6.02 के अंदर क्लोराइड कितने होंगे, इंटू 2, नॉट 6.02 10⁻23। एक मैग्नीशियम क्लोराइड के अंदर क्लोराइड आयन कितने हैं, 2। सही है। तो एक्चुअली 95 ग्राम में जो क्लोराइड आयन होंगे वो होंगे 6.02 10⁻23 इंटू 2। सही है। इसीलिए ऑप्शन डी भी गलत होगा। और हमें तो क्या चाहिए, सिर्फ 6.02 10⁻23, क्योंकि एवोगैड्रो किसे कहते हैं, 6.02 10⁻23 को कहते हैं। राइट आंसर इज अगेन बी। क्वेश्चन नंबर 9 पे आता हूं बेटा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का मतलब कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली, और कुछ ना हो। विच कंटेन 80% बाय मास ऑफ द कार्बन। ठीक है, 80% बाय मास ऑफ द कार्बन। निकाल लेता हूँ, इंपीरिकल से निकाल लेता हूँ, ज़्यादा आसान है, वरना परसेंटेज से भी डायरेक्ट निकल सकता है, बट हम अपने मेथड से चलते हैं। कार्बन की परसेंटेज आपको दी हुई है 80, तो बेटा हाइड्रोजन की परसेंटेज हो गई 20। इसको डिवाइड करो इसके मास से, इसको डिवाइड करो इसके मास से, ये आ जाएगा 20, और 80 डिवाइडेड बाय 12 ये आ जाएगा 6.66। अब इनमें लीस्ट वैल्यू कौन सी है, 6.66, 6.66, तो 20 डिवाइड बाय 6.66, ये आ गया 3, और ये आ गया 1। आपका आंसर आया CH3। ये इंपीरिकल आ गया। ठीक है। उसने आपसे क्या पूछा है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब आप चेक करें CH3 इनमें से किसी का मॉलिक्यूलर, किसी का इंपीरिकल फॉर्मूला बन रहा है, चेक करें। CH3 चेक करें, किसी का बन रहा है तो निकाल लेते हैं। ये आ गया 1:3 का रेशो आ रहा है ऑप्शन डी के अंदर, चेक करें आप। 1:3 का रेशो आ रहा है। तो अगर 1:3 का रेशो आ रहा है तो इसका मतलब है CH3 इज इट्स इंपीरिकल फॉर्मूला। अच्छा, अब वही बात जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कही थी यहाँ पे ऑप्शन 6, क्वेश्चन 6 के अंदर, कि इफ CH3 इज empirical formula of option D, hence option D is molecular formula of CH3। तो उसने molecular formula पूछा, so right answer is C3H6 बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 पे आता हूँ बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। द मेन ओर ऑफ जिंक ब्लेंड ZnS 97 मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है। When this ore is heated in air, reaction is represented by the following। ठीक है। What volume of oxygen RTP would needed to react completely with 194 ग्राम of ZnS। देखो ZnS का मास उसने आपको पहले से दे दिया 97। ठीक है। अब जरा चेक कीजिए, if mass is given we will write here the equation mass। तो बेटा 97 इंटू 2 करोगे, आंसर आ जाएगा 194 ग्राम। आगे आओ, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन पूछ रहा है, तो यहां देखिएगा बेटा, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। इफ ही इज आस्किंग फॉर द वॉल्यूम, व्हाट विल वी राइट हेयर, इक्वेशन वॉल्यूम। तो 3 इंटू 20। अब आप चेक करें, 194 गिव्स यू 3 इंटू 24, 3 into 24, and what mass of zinc sulfide is given, 194। 194 gives you x, तो 194 से 194 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास ऑक्सीजन का वॉल्यूम कितना आ जाएगा, 3 इंटू 24। तो 3 इंटू 24 का मतलब हो गया राइट आंसर। जितना मास इक्वेशन में था उसने चालाकी क्या की, उतना ही मास क्वेश्चन में भी दे दिया, ताकि बच्चा कंफ्यूज हो जाए, हैं आंसर आने से पहले ही आंसर आ गया, तो कंफ्यूज करने के लिए किया। ठीक है। तो जितना मास इक्वेशन में है उतना ही मास उसने गिवन भी दे दिया, नो प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 11 पे आता हूँ। हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आर नीडेड फॉर द कंप्लीट कंबशन ऑफ 2 मोल्स ऑफ ब्यूटेन। आपको मैंने की पॉइंट में बैलेंसिंग कंबशन इक्वेशन सिखाई थी, उसमें मैंने आपसे कहा था बेटा कि सबसे पहले कार्बन को बैलेंस करो, फिर हाइड्रोजन को, और सबसे लास्ट में ऑक्सीजन को बैलेंस करो। अभी कर लेते हैं इसको, तो फटाफट कर लें इसको। देखो C4
H10 को जला दें बेटा तो ये क्या बनाएगा, 4CO2 और 5H2O, ठीक है। 5 1 ज़ा 5 और 4 2 ज़ा 8, 8 और 5 कितने होते हैं बेटा, 8 और 5 13, तो यहाँ आ जाएगा 13 है ना, तो ये हो जाएगा 6.5 इंटू 2 इज 13, बैलेंस हो गया। अब एक मोल के लिए 6.5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन चाहिए, वो कह रहा है 2 मोल्स के लिए कितनी ऑक्सीजन चाहिए होगी। तो अगर एक के लिए इतनी है तो 2 के लिए x क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, आंसर क्या आ जाएगा बेटा, 13 आंसर। तो पहले इक्वेशन बना लो, और इक्वेशन बनाना मैंने सिखाई है कि जब भी आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कंबस्ट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आता हूँ, व्हाट इज मैक्सिमम मास ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक है, मास ऑफ एल्यूमिनियम विच कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 204 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। टाइप 1 का सवाल है, बहुत सिंपल सा सवाल है, देखिए। अच्छा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का पहले टोटल मास निकाल लूँ मैं, यहाँ पे इधर अलग से निकाल लेता हूँ, ये देखिए Al2O3 का पहले टोटल मास निकालते हैं, 27 इंटू 2 प्लस 16 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 54 प्लस 48, तो ये हो जाएगा 102, ठीक है। तो 54 हो गया ये, और 48 हो गया ये, तो 54 प्लस 48 इज 102, ठीक है। अब हो जाएगा सॉल्व, 102 में एल्यूमिनियम कितनी है, 54, आपने कहा 102 में है 54 ग्राम, तो 204 में कितनी होगी, x क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा, तो ये होना चाहिए 108 ग्राम, ठीक है। आपको एल्यूमिनियम ऑक्साइड का मास दिया हुआ है, टोटल पहले मास निकाला कितना है इसका, 102 के अंदर एल्यूमिनियम कितनी है बेटा, 54, और 204 में कितनी होगी, x क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आंसर। टाइप 1 का सवाल था, सिंपल सा, राइट आंसर इज डी बेटा। क्वेश्चन नंबर 13 पे आता हूँ, एन ऑक्साइड ऑफ टाइटेनियम कंटेन्स 60% मास ऑफ द टाइटेनियम, व्हाट्स द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ दिस। तो बेटा टाइटेनियम का शायद मेरा ख्याल है मास होता है 48, 60, तो ऑक्सीजन का हो जाएगा परसेंटेज 40, परसेंटेज इसकी दी हुई है ना, तो इसका मतलब है अगर 60 टाइटेनियम है तो 40 आपका ऑक्सीजन हो गया, डिवाइड बाय 48 डिवाइड बाय 16, एटॉमिक मास से डिवाइड किया, ठीक है। तो 60 डिवाइडेड बाय 48, ये आंसर आ रहा है 1.25, और इसको देख लेते हैं 40 डिवाइडेड बाय 16, 2.5, ठीक है। 1.25 1.25 जो 1.25 1.25, ये आ गया 2, ये आ गया 1, ये आ गया 2, आपका फॉर्मूला क्या बन गया, TiO2। कुछ नहीं किया, सिंपल इंपीरिकल फॉर्मूला से सॉल्व कर लिया। इंपीरिकल फार्मूला का फर्स्ट स्टेप क्या है, डिवाइड बाय एटॉमिक मास, सेकंड स्टेप क्या है, डिवाइड बाय लीस्ट वैल्यू, आंसर आ गया। एक की परसेंटेज दी हुई है, दूसरे की कैसे निकालते हैं, 100 में से सब्ट्रैक्ट करके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आता हूँ, इफ 4 मोल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज टू सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आर रिक्वायर्ड। देखो कितनी सिंपल सी बात है, मोल गैसेज है ना, रेशो यूज कर लो। देखो 2 मोल्स के लिए 1 मोल चाहिए, ठीक है, 2 के लिए 1 चाहिए। अब वो आपसे कह रहा है कि 4 मोल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, तो ऑक्सीजन के पूछ रहा है हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आर रिक्वायर्ड, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड। तो 2 के लिए 1 है, तो 4 के लिए कितना होगा, एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आंसर क्या आ जाएगा, 2। कभी कभी मुफ्त के मार्क्स दे रहा होता है, तो 2 के लिए 1 मोल चाहिए, तो 4 के लिए कितना चाहिए होगा, 2। राइट आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 15 पे आता, द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन इज 35.5, ठीक है, व्हाट इज द मास ऑफ 2 मोल्स ऑफ क्लोरीन। अच्छा, यहाँ पे बेसिकली आपका एग्जामिनर आपको आपसे ये नहीं
एक्सपेक्ट कर रहा कि आपको कैलकुलेटर यूज करना आता है या नहीं, बल्कि इस क्वेश्चन में आपका एग्जामिनर ये चेक करना चाह रहा है कि बच्चों को पता है कि हेलोजेंस आर डायटोमिक। हेलोजेंस डायटोमिक होते हैं, मतलब हेलोजेंस जो है वो आप जब भी लिखेंगे उन्हें हमेशा डायटोमिक फॉर्म में लिखेंगे। तो वो चेक ये करना चाह रहा है बच्चा क्लोरीन को Cl लिखता है या Cl2। आपको Cl2 लिखना चाहिए एक बार। अब वो पूछ रहा है 2 मोल्स ऑफ क्लोरीन हो, 2 मोल्स, तो उसका मास कितना होगा, यानी 2 मोल्स। तो एक्चुअली वो आपसे 2Cl2 का मास पूछना चाह रहा है। एक्चुअली आपका एग्जामिनर ये चेक करना चाह रहा है कि बच्चे को ये पता है कि हेलोजेंस आर डायटोमिक, बस ये देखना चाह रहा है। ठीक है, तो बेटा अब निकाल लो 35.5 और 2 2 4 इंटू 4 कर लो, आंसर आ जाएगा 142। राइट आंसर मस्ट बी द डी। सही है। क्वेश्चन नंबर 16 पे आता हूं, 16। When 0.1 gram of magnesium is treated with an excess of hydrochloric acid, what volume of gas RTP प्रोड्यूस होगा। मैग्नीशियम का मास दिया है, इसके नीचे इसका मास लिख दो, 24 आता है। ही इज आस्किंग फॉर द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस। ठीक है, वॉल्यूम। If he's asking for the volume, what will you write here? The equation volume. What's the volume in the equation? 24 dm cube. So 24 gram gives you 24 dm cube. 0.1 gram gives you x. Cross multiply करो तो 2.4 dm cube आ जाएगा। नहीं, कितना आएगा 0.1 से, सॉरी 0.1 इंटू 20, अरे तो 0.1 dm cube आएगा ना यार। भाई 24 ग्राम गिव्स यू 24 डीएम क्यूब, तो 0.1 गिव्स यू x, तो इसका मतलब है 0.1 डीएम क्यूब आंसर आएगा। दैट्स इट। तो 0.1 डीएम क्यूब है, मल्टीप्लाई बाय 1000 कर दो तो सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा, यानी 100 सेंटीमीटर क्यूब में आंसर आ जाएगा। दैट्स इट। तो मास दिया था, मास लिखा, वॉल्यूम दिया था, वॉल्यूम लिखा, दिस गिव्स यू दिस, दिस गिव्स यू x, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आंसर। राइट आंसर इज 100 सेंटीमीटर क्यूब, यानी राइट आंसर इज डी। सिंपल क्वेश्चन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 रिपीटेड क्वेश्चन, दोबारा देखिएगा। व्हाट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ आयोडीन मॉलिक्यूल। आपका एग्जामिनर ये नहीं देखना चाह रहा कि आपको पीरियोडिक टेबल देखना आता है या नहीं, बल्कि आपका एग्जामिनर ये देखना चाह रहा है कि बच्चे को ये पता है कि हेलोजेंस आर डायटोमिक और नॉट, ये देखना चाह रहा है। तो आयोडीन को आप आई लिखेंगे या I2? बेटा I2 लिखेंगे। अब पीरियोडिक टेबल में आयोडीन का मास होता है 127, तो I2 का मास कितना हो जाएगा 127 इंटू 2, यानी 254। तो 1 मोल आयोडीन का मास कितना होगा 254, नॉट 127। क्यों? क्योंकि हेलोजेंस एग्जिस्ट इन डायटोमिक फॉर्म। राइट आंसर मस्ट बी द डी बेटा। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। अ कंपाउंड एक्स कंटेन 50% सल्फर, 50% ऑक्सीजन बाय मास, व्हाट इज द इंपीरिकल फॉर्मूला। दो तरीके निकाल लो पूरा मेथड से, पहले मास से डिवाइड करो फिर लीस्ट वैल्यू से। एक और आसान तरीका है। अब इसमें आसान तरीका कैसे, सल्फर का मास होता है 32 और ऑक्सीजन का मास होता है 16। अगर मास बाय मास 50-50% है तो दोनों का मास इक्वल होना चाहिए। चेक करो 32 और 16 इधर चेक करो 32 और 32 हो गया 16 इंटू 2। इधर चेक करो 32 और 48 हो गया। इधर चेक करो 32 और 16 इंटू 4, 64, 60। अब आप मेरे एक सवाल का जवाब, इन चार ऑप्शन में से किस ऑप्शन में 50-50% मास है। बी 32 32 50% हो गया। अब यही काम आप इंपीरिकल से भी कर सकते हैं। कैसे? आपने सल्फर लिया, उसका 50% लिखा, डिवाइड बाय 32 किया, ऑक्सीजन लिया
50% लिखा, डिवाइड बाय 16 लिखा, फिर जो आंसर आया उसको लीस्ट वैल्यू से डिवाइड किया, आंसर यही आने वाला है 1:2, करके देख लेना। नेक्स्ट आता हूँ, क्वेश्चन नंबर 19 पे आता हूँ। 12 ग्राम ऑफ एनहाइड्रस मैग्नीशियम सल्फेट यानी विदाउट वाटर कंबाइंड विद 12.6 ग्राम ऑफ वाटर। ये मैं क्लास में भी आपको बता चुका हूँ की पॉइंट के अंदर, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वाली बात, ठीक है। तो मैग्नीशियम सल्फेट का मास होता है, MgSO4 का मास होता है 120 बेटा, MgSO4 का मास होता है 120, और वाटर का मास होता है 18। और याद रखिएगा, जब भी आप वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन निकालते हैं या x की वैल्यू निकालते हैं, कोई भी सॉल्ट डॉट XH2O, तो हमेशा 1:x के रेशियो से निकालते हैं। ये मैंने आपको क्लास में बताया भी है। तो आ जाओ बेटा, अभी सॉल्व हो जाता है ये, देखो 12 डिवाइडेड बाय 120, ये आ जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 120, 0.1, 0.1 आ गया। और ये देखिएगा बेटा 12.6 डिवाइड बाय 18, 12.6 डिवाइडेड बाय 18 वाटर के लिए आ रहा है 0.7, ठीक है। तो 0.1 मोल के लिए 0.7 मोल वाटर चाहिए। तो बेटा 1:x के रेशियो से निकाल लो, 7H2O आंसर आएगा। तो चेक करें, यहाँ 9H2O है, यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, या 3 है। राइट आंसर मस्ट बी द सी। तो ये मैं अपने की पॉइंट ऑफ द मोल्स के अंदर आपको करवा चुका हूँ, ठीक है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन तो हमेशा 1:x के रेशियो से निकाला करो, ठीक है। तो मैग्नीशियम सल्फेट का मास 120 है, वाटर का मास 18 है। मैंने मैग्नीशियम सल्फेट के मोल्स निकाले, वाटर के मोल्स निकाले, और 1:x से क्रॉस करके निकाल लिया। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। विच सल्फाइड कंटेन्स द ग्रेटेस्ट मास ऑफ सल्फर इन 10 ग्राम ऑफ सैंपल, ठीक है। मुझे लग रहा है ये मासेस गलत दिए मैं, बट मैं आपको बता देता हूँ काम कैसे करना है। देखो वो आपसे कह रहा है 10 ग्राम सैंपल लो सबका, और सल्फाइड कंटेन द ग्रेटेस्ट मास ऑफ सल्फर, सबसे ज़्यादा सल्फर 10 ग्राम में कहाँ है ये पूछ रहा है। आप चेक करें, सब में सल्फर सेम है, एक ही है, और सल्फर का मास होता है 32, ठीक है। मैं आपको एक ट्रिक समझाता हूँ इसकी, आसान तरीका, भले वो कोई भी मास दे देता है इसका, इसके मासेस गलत दिए हुए, इसके रियल मास ये नहीं है, इन्होंने कुछ मिस प्रिंट किया हुआ है। खैर, सल्फर का मास होता है 32। तो अब आपने सॉल्व कैसे किया, देखो 10 ग्राम सैंपल में पूछ रहा है, तो आपने कहा 90 ग्राम में सल्फर है 32, तो 10 ग्राम में होगी सल्फर x, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आंसर आएगा। तो x बराबर होगा 10 इंटू 32 डिवाइडेड बाय 90, यही होगा। अब आप चेक करें, इसका मास है 90, इसका 96, इसका 120, और इसका 239, और सब में सल्फर सेम है 32 32 32 32, सब में सेम है। और से देख लें आप, सल्फर सब में सेम है, तो मतलब ये कांस्टेंट हो गया 32 वाला, सबके 10 ग्राम में निकालना है जी, तो ये कांस्टेंट हो गया। सिर्फ डिनोमिनेटर चेंज होगा, पहले 90 होगा, फिर उसके बाद 96 होगा, फिर उसके बाद 120 होगा, फिर उसके बाद 239 होगा। अब आप सोचें, अगर डिनोमिनेटर बढ़ता जाएगा तो वैल्यू क्या होती जाएगी, कम। इसका मतलब है सबसे हाईएस्ट मास ऑफ सल्फर आपके पास किस ऑप्शन में आएगा, ऑप्शन ए में आएगा बेटा। आप इंडिविजुअल करके देख लें, उससे भी हो जाएगा, और अगर आप कॉमन सेंस यूज करेंगे तो उससे भी हो जाएगा, ठीक है। आपके एग्जामिनर ने 10 ग्राम सैंपल के अंदर सल्फर पूछी है, तो बेटा सब कुछ तो सेम रहेगा, सल्फर सब में सेम है, 32 कांस्टेंट हो गया। हर एक के 10 ग्राम में निकालना है, ये भी कांस्टेंट हो गया। सिर्फ क्या चीज़ चेंज हो रही है, डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर बड़ा होता जा रहा है, ठीक है। तो जब डिनोमिनेटर ग्रेटर होगा तो वैल्यू क्या होती जाएगी, लोअर होती जाएगी। राइट आंसर मस्ट बी द ए, हाईएस्ट मास ए में आना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 सॉल्व करता हूँ। द इक्वेशन फॉर बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन इज दिस, ठीक है। 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन mixed with 1 mole of oxygen gas, ठीक है, what will be present after the reaction। अब ये
टाइप 2 और टाइप 3 का मिक्स क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, कर लेंगे। देखो बेटा, रेशो क्या है, 2:1। मैं अभी कितनी दफ़ा ये आपको सॉल्व करवा चुका हूँ, यूज रेशियो मेथड फॉर गैसेस वाली, वही चीज़ दोबारा है। 2:1 का रेशो। हाइड्रोजन कितना दिया हुआ है, 1। और बेटा ऑक्सीजन कितना दिया हुआ है, 1। थोड़ा सोचो, 2 के लिए 1 चाहिए, तो 1 के लिए कितना चाहिए होगा, 0.5। उसने कितना दिया हुआ है, 1। 2 के लिए 1 चाहिए, उस तो 1 के लिए कितना चाहिए होगा, 0.5। उसने कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, तो उसने कितना एक्सेस ऑक्सीजन दिया हुआ है, हाउ मच एक्सेस ऑक्सीजन इज देयर, 0.5। मीन्स 0.5 मोल एक्सेस ऑक्सीजन दी हुई है। पहले तो चेक कर लो 0.5 एक्सेस ऑक्सीजन कहाँ लिखी हुई है, वो आंसर होगा। और अगर 2 जगह लिखी है तो फिर आगे देखेंगे। चेक करो, कहता है 0.5 मोल्स ऑफ एक्सेस, ये देखें सिर्फ एक जगह पे लिखी हुई है, 0.5 मोल एक्सेस ऑक्सीजन, ए सी में लिखी हुई है। कितना आराम से सॉल्व हो गया। 2:1 का रेशो था, तो 1 के लिए 0.5 चाहिए, उसने कितनी दी हुई है, 1, तो 0.5 एक्सेस दी हुई है, आंसर आ गया। अच्छा, अब सवाल ये होता है, कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर ये 1 मोल ऑफ स्टीम क्यों लिखा है। सुनिए बताता हूँ क्यों लिखा है। ये हो गया एक्सेस और ये हो गया लिमिटिंग रिएक्टेंट। अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट किस पे डिपेंड करता है, अमाउंट ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट पे। अच्छा, इसका मतलब है जो स्टीम प्रोड्यूस हो रही है वो हाइड्रोजन पे डिपेंडेंट है। हाँ, तो बेटा हाइड्रोजन और स्टीम में रेशो क्या है, 2:2, यानी 1:1। तो अगर हाइड्रोजन 1 है तो स्टीम भी कितनी होगी, 1, क्योंकि रेशो क्या है, 1:1। तो अब आप देखें 1 मोल ऑफ स्टीम प्रोड्यूस होगी, यस होगी, और 0.5 मोल ऑफ एक्सेस ऑक्सीजन बचेगी, यस बचेगी। अच्छा, तो 1 मोल ऑफ स्टीम एंड 0.5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। राइट आंसर इज सी। आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 22 पे आता हूं। Quicklime is manufactured by heating limestone as shown by the following equation. ठीक है, what mass of quicklime will be produced after heating 1 tons of limestone। देखो बेटा, अगर आपका एग्जामिनर आपको एक स्पेसिफिक यूनिट में क्वेश्चन दे, किसी स्पेसिफिक, और आंसर भी उसी स्पेसिफिक यूनिट में दे, तो यू डोंट नीड टू कन्वर्ट दैम। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कन्वर्जन में परेशान हो जाते हैं, सर वो हम कन्वर्ट कैसे करें, ज़रूरत क्या है, नहीं करो, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बताता हूँ कैसे। देखो, उसने आपको 1 टन ऑफ लाइमस्टोन, लाइमस्टोन का मतलब होता है कैल्शियम कार्बोनेट, दिया हुआ, और पूछ क्या रहा है, व्हाट मास ऑफ क्विक लाइम। क्विक लाइम किसे कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को। अब ज़रा समझिएगा पहले मेरी बात, कैल्शियम कार्बोनेट का मास दिया हुआ है, तो मैं कैल्शियम कार्बोनेट के नीचे क्या लिखूंगा, आप कहेंगे सर इक्वेशन वाला मास, इसका मास होता है 100। कैल्शियम ऑक्साइड का क्या पूछ रहा है, मास, तो मैं कैल्शियम ऑक्साइड के नीचे क्या लिखूंगा बेटा, इक्वेशन का मास कितना होता है, 56। 100 गिव्स यू 56, 1 गिव्स यू x, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो x बराबर हो जाएगा 56/100। अब सवाल ये है कि सर उसने टन्स में दिया हुआ है, कोई बात नहीं। देखो, अगर 100 ग्राम लोगे तो 56 ग्राम लिख देना, अगर 100 किलोग्राम लिख रहे हो तो 56 किलोग्राम लिख देना, और अगर 100 टन्स लिख रहे हो तो 56 टन्स लिख देना। अब सवाल ये होता है कि क्यों, वाई। सुने, सपोज करो 100 ग्राम गिव्स यू 56, 1 ग्राम गिव्स यू द x, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो होगा क्या, देखो ये ऐसे सॉल्व होगा कि 56 ग्राम इंटू 1 ग्राम डिवाइडेड बाय 100 ग्राम, तो ग्राम से ग्राम कैंसिल, ऑटोमेटिकली आंसर किस में आ जाएगा, ग्राम में।
दोबारा सुने, 100 किलोग्राम गिव्स यू 56 किलोग्राम, तो 1 किलोग्राम गिव्स यू द x किलोग्राम। तो बेटा आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या होगा, किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल, ऑटोमेटिकली आंसर किस में आ जाएगा, किलोग्राम के अंदर। सेम यही काम यहां होगा, गौर से देखिए। आपने कहा 100 टन्स 56 टन्स 1 टन गिव्स यू x। अब देखें तो x किसके बराबर हो जाएगा, 56 टन्स 100 टन्स 1 टन। तो टन से टन कैंसिल हो गया, ऑटोमेटिकली 56 अपॉन 100 टन आंसर आ जाएगा। तो 56 अपॉन 100 टन ये लिखा हुआ है। तो मैंने क्या चीज समझाने की कोशिश की, दोबारा रिपीट करता हूं, सुनिए। अगर आपका एग्जामिनर किसी स्पेसिफिक यूनिट में क्वेश्चन दे और आंसर भी उसी स्पेसिफिक यूनिट में दे दे, तो आपको यूनिट कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं होती। क्यों, क्योंकि वो कैंसिल हो जाते हैं। जैसे मैंने किया। सो व्हाट्स द राइट आंसर, राइट आंसर इज बी। मुझे यकीन है बहुत सारे बच्चों ने ये क्वेश्चन सिर्फ इसलिए नहीं किया होगा या कंफ्यूज हुए होंगे कि सर वो हमें तो टन्स की कन्वर्जन ही नहीं आती। हालांकि इसमें टन्स की कन्वर्जन नहीं करनी थी। तो मास के केसेस के अंदर अगर आपको क्वेश्चन और आंसर दोनों के यूनिट सेम दिए हों तो यू डोंट नीड टू कन्वर्ट दैम। क्वेश्चन नंबर 23 को देखिएगा। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट डिकम्पोजेस ऑन हीटिंग, ठीक है, ये एक दे दिया आपको। इन एक्सपेरिमेंट 5 moles of sample of sodium hydrogen carbonate, moles are given, so what will you write here? If moles are given, you will write here the equation moles. Was heated, what volume of carbon dioxide measured? What is asking for the carbon dioxide volume? If he is asking for the volume, what will you write here? Equation volume, 24 decimeter cube. So 2 gives you 24 dm cube. तो बेटा 5 gives you the x, cross multiply करो, answer x will be equal to 5 into 24 upon 2, 5 into 24 divided by 260, आंसर आ 60। बच्चों वाला सवाल था। क्वेश्चन नंबर 24 पे आता हूँ। हाउ मेनी मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स डज 3.4 ग्राम ऑफ मीथेन कंटेन्स? टाइप 1 का क्वेश्चन है, बच्चों वाला क्वेश्चन। मीथेन का मास होता है 16, कहाँ लिखूं, यहाँ लिख दूं, CH4 16, ठीक है। इस 16 ग्राम को आप बोलेंगे 1 मोल। अब बेटा चेक करें इसमें हाइड्रोजन मोल्स कितने हैं, यानी 4। एक हाइड्रोजन का मास होता है 1 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल हाइड्रोजन के लिए। हाइड्रोजन एटम के लिए 1 ग्राम 1 मोल, तो बेटा 4 ग्राम का मतलब 4 मोल्स। तो कैन आई से 16 ग्राम में हाइड्रोजन एटम्स के कितने मोल हैं, 4। तो वो पूछ रहा है 3.2 में कितने होंगे, x, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आंसर। तो ये हो जाएगा 3.2 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 16, 0.8 बेटा। राइट आंसर मस्ट बी द बी। तो 16 ग्राम मीथेन में जो आपके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हैं वो कितने हैं, 4। क्योंकि एक हाइड्रोजन एटम को ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे तो 1 मोल के बराबर होगा एटम। तो 4 एटम्स का मतलब 4 मोल्स। तो 16 में 4 मोल्स हैं, 3.2 में x, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। व्हेन शुगर, मॉलिक्यूलर मास आपको दिया हुआ है, is fermented using yeast, the following reaction takes place. What volume of carbon dioxide, volume of carbon dioxide पूछ रहा है, would be produced with the complete fermentation of 1 किलोग्राम यानी 1000 ग्राम। अच्छा अब देखें उसने तुम्हें कन्वर्जन खुद ही दे दी, आसान हो गया ना।
अच्छा, ग्लूकोज का मास दिया हुआ है तो आप क्या लिखोगे इसके नीचे, इस इक्वेशन वाला मास, कितना मास है बेटा, 342 ग्राम। आगे चल, what is asking about carbon dioxide volume, so what will you write here, equation volume कैसे, 4 into 24, 1000 ग्राम will gives you the x क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा। तो आंसर क्या होगा, x इज इक्वल टू 1000 4 into 24 divided by 342। नाउ चेक कर लो, 1000 इंटू 4 इंटू 24 डिवाइड बाई 342 कहाँ लिखा हुआ, 1000 डन 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 डन, ऑटोमेटिकली आंसर डीएम क्यूब में ही आएगा। ठीक है, तो ये जो इसने दिए है ये आंसर के लिए लिखा हुआ है इसने डीएम क्यूब। ठीक है, राइट आंसर इज बी। चेक करें, यही चीज़ है, और से देखें, नजर आ गई मुझे, 1000 इंटू 4 इंटू 24 और डिवाइड बाय 342। वाला सवाल, क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा। अच्छा, ये वापस से वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वाला सवाल आ गया, यानी 1:x वाला। ठीक है, जो मैंने पहले भी बताया था। 240 ग्राम सैंपल ऑफ हाइड्रेटेड सोडियम सल्फाइड, यानी कि उसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी है, 162 ग्राम ऑफ द वाटर, 162 ग्राम ऑफ द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, व्हाट इज द करेक्ट मॉलिक्यूलर फार्मूला। अच्छा, इस दफा इसने हाइड्रेटेड दे दिया, तो आप सबसे पहले तो सिर्फ सोडियम सल्फाइड का मास निकाल लेते हैं। कैसे, 240 में से हाइड्रेटेड निकाल लो, वाटर निकाल लो पहले, 162। तो आपने कहा 240 माइनस 162। ठीक है, आपने कहा 240 माइनस 162। ठीक है, 78 आ गया ये, 78। सोडियम सल्फाइड का मास भी 78 ही होता है। ठीक है, 78। अब आप चेक कर लो, सोडियम सल्फाइड का मास है 78, वाटर का मास है 162, 78 करोगे तो 1 आ जाएगा, और बेटा 162 डिवाइडेड बाय 18 करोगे, 18 करोगे तो 9, 1:9 का ऑटोमेटिकली रेशो क्या आ रहा है, 1:9, 1:9 ये रहा। आई होप ये आप खुद कर लेंगे। बस फ़र्क ये है कि इसने हाइड्रस दे दिया, एनहाइड्रस की जगह, यानी पानी के साथ दे दिया, और पानी का मास दे दिया उसने। ठीक है, तो आप पानी का मास सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो आपके पास Na2S का मास आ जाएगा, और सोडियम सल्फाइड का मास कितना होता है, 78 होता है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, पहले स्टेप में उनको उसके मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड किया, उसके बाद मैंने 1:x से निकाल लिया, तो 1:x करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि ऑटोमेटिकली 19 आ रहा है आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 पे आता हूँ। शुगर मॉलिक्यूलर मास दे रहा है 180, was found to contain 40% कार्बन, 6.67% हाइड्रोजन, 53.3 बाय मास, व्हाट इज मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द शुगर। तो ये तो आपको वही कैलकुलेशन करनी पड़ेगी इसकी बेटा। देखो, कार्बन का मास दिया हुआ है 40, हाइड्रोजन का मास दिया हुआ है 6.67, और ऑक्सीजन का मास दिया हुआ है तुमने 53.33। ठीक है, इंपीरिकल फार्मूला निकालने के लिए पहले स्टेप में डिवाइड बाय देयर एटॉमिक मासेस। ठीक है, तो ये हो गया, करके दूं, 12 डिवाइडेड बाय 40, ये आ गया 0.3। ठीक है, क्या कर रहा है इसमें, 40 डिवाइडेड बाय 3.33। ठीक है, ये आ गया 3.33, ये आ गया 6.67। इसको चेक करता हूँ, 53.33 डिवाइडेड बाय 16, 3.33। ये हो गया पहला स्टेप। डिवाइड बाय लीस्ट वैल्यू कर दो, तो बेटा 3.33, 3.33, 3.33, तो ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 2। तो आपका इम्पीरिकल क्या आ गया, CH2O, और उसने आपसे क्या पूछा है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब आप चेक करें, आपका इम्पीरिकल फार्मूला इन ऑप्शंस में से किसी का इम्पीरिकल तो नहीं बन रहा। चेक करें, CH2O, आपको समझ में आ जाएगी भाई, CH2O तो इम्पीरिकल है ना, ये वाला,
उसने तो मॉलिक्यूलर पूछा है, तो ऑप्शन ए तो नहीं हो सकता। अब आप चेक करें ऑप्शन ए इन ऑप्शन में से किसी का इंपीरिकल तो नहीं बन रहा। तो आपको समझ में आ जाएगी, ये गौर से देखें, ये देखें जरा, ऑप्शन सी का इंपीरिकल बन रहा है CH2O। तो इफ, मैं ये तीसरी बार रिपीट कर रहा हूं, इफ ऑप्शन ए इज इंपीरिकल फॉर्मूला ऑफ ऑप्शन सी, hence option C is molecular formula of option A। और उसने क्या पूछा है, मॉलिक्यूलर, तो राइट आंसर मस्ट बी द सी। क्वेश्चन नंबर 28 को देख लेते। A volume of ethane C2H6 at RTP has the mass 20 gram. What is the mass of an equal volume of propane at RTP? अब ये इसने ना दो चीजों को ना मिक्स कर दिया, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ इथेन, कोई वॉल्यूम है इथेन का, हमें नहीं मालूम, बस उसका मास कितना दे दिया 20, और कह रहा है उसी वॉल्यूम पे प्रोपेन का मास कितना। तो ये दो स्टेप्स हैं, और से देखिएगा, मुश्किल नहीं है, थोड़ा मिक्स किया उसने। पहले मैं आपको ना C2H6 समझा देता हूँ। ये देखिएगा C2H6 का टोटल मास, ये गैस है, ठीक है। तो 24 + 6 = 30। तो देखो 30 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल इज इक्वल टू 24 DMQ, ठीक है। पहले तो मैं ये वॉल्यूम निकाल लेता हूँ 20 ग्राम का। भाई 30 ग्राम मास होगा तो 24 DMQ होगा वॉल्यूम, और अगर 20 ग्राम होगा तो x DMQ होगा वॉल्यूम। ये मैं निकाल लूँ पहले 20 ग्राम से। तो 20 इंटू 24, 20 इंटू 24 डिवाइडेड बाय 30, ये आ गया 16 DMQ। अब हमने पहला स्टेटमेंट सॉल्व कर लिया। वॉल्यूम ऑफ इथेन जिसका मास 20 था, वो वॉल्यूम कितना है 16। अब वो कह रहा है व्हाट इज द मास ऑफ एन इक्वल वॉल्यूम, यानी इस 16 DMQ पर प्रोपीन का मास कितना, और प्रोपीन का मास कितना। तो अब पहले हमारे पास वॉल्यूम आ गया, इसने कहा ना अब वॉल्यूम, ये रहा आ वॉल्यूम आ गया। अब हम प्रोपीन निकाल लें, C3H6 36 + 6 36 42 42 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल होगा बेटा, इज इक्वल टू 24 DMQ होगा। अब सुने 42 ग्राम 24 DMQ पे होता है, तो 16 DMQ पे x होगा, निकाल लो। तो 16 इंटू 42 डिवाइडेड बाय 24 आ गया आंसर 28 बेटा। सो व्हाट इज द मास ऑफ प्रोपेन? प्रोपेन 28। तो क्वेश्चन थोड़ा मिक्स्ड अप है। इथेन का 20 ग्राम मास एक स्पेसिफिक वॉल्यूम पे है, वो वॉल्यूम हमने निकाल लिया 16। अब उस स्पेसिफिक वॉल्यूम यानी 16 पे प्रोपीन का मास पूछ रहा है, तो डबल सवाल हो गया, ठीक है, मिक्स कर दिया इसने। क्वेश्चन नंबर 29 पे आता हूँ। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज द मास of magnesium? Mass of magnesium which completely react with 250 centimeter cube of 1 mole per dm cube sulfuric acid। आपको याद है मैंने क्लास में बार बार आपसे कहा है, इफ V and C are given इट्स मीन्स मोल्स आर गिवन। क्यों? क्योंकि N बराबर होता है C इंटू वी के बेटा। तो आपने N निकाल लिया, कॉन्सेंट्रेशन 1 है, वॉल्यूम 0.25 DM³ है, तो आपके पास मोल्स आ गए 0.25 DM³, और 0.25 मोल्स आ गए, ठीक है, ये मोल्स आ गए आपके पास। तो व्हाट इज गिवन अबाउट सल्फ्यूरिक एसिड? मोल्स। व्हाट विल यू राइट हियर? इक्वेशन मोल। नाउ व्हाट इज आस्किंग फॉर मैग्नीशियम? मास। तो व्हाट विल यू राइट हियर? इक्वेशन मास। मैग्नीशियम का मास कितना होता है 24, तो 1 गिव्स यू 24, 0.25 विल गिव्स यू द x, क्रॉस मल्टीप्लाई करो आंसर आएगा। तो 24 इंटू 0.25 is 6 मेरा ख्याल से, चेक करूं,
0.25 into 24 is 6 बेटा, 6 ग्राम is the answer. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 पे आते. 124 gram of phosphorus vapors has the same volume as 71 gram of the chlorine. तो सबसे पहली बात तो ये है कि 71 ग्राम क्लोरीन का मतलब क्या है, 1 मोल. क्यों? क्योंकि क्लोरीन तो डायटोमिक होती है. तो Cl2 का मास कितना होता है, 71. ग्राम में एक्सप्रेस करोगे तो क्या होगा, 1 मोल. एक्चुअली उसने हरकत क्या की है, फॉस्फोरस का वॉल्यूम नहीं बताया वेपर्स का, ठीक है, बस बोला सेम वॉल्यूम है क्या, जैसे 71 ग्राम क्लोरीन का है. तो एक्चुअली आपके एग्जामिनर आपको ये बताना चाह रहा है कि 124 ग्राम फॉस्फोरस वेपर का मतलब 1 मोल. हाउ? क्योंकि 71 ग्राम का मतलब होता है 1 मोल. वो कह रहा है सेम वॉल्यूम. दैट्स इट. देख रहा है, एक चीज को उठा के दूसरे में मिक्स कर दिया. तो 124 ग्राम फॉस्फोरस का वॉल्यूम सेम है एज 71 ग्राम ऑफ क्लोरीन. यानी 71 ग्राम क्लोरीन, 1 ग्राम क्लोरीन का मतलब तो 1 मोल होता है, यानी वो 124 को 1 मोल कह रहा है. दैट्स इट. आगे देखो, सेम टेम्परेचर प्रेशर. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द फॉस्फोरस? अब आप चेक कर लें, कोफिशिएंट शो द नंबर ऑफ मोल्स. चेक करें इनमें से किसके 1 मोल का मास 124 है. फॉस्फोरस का मास होता है 31, तो ये तो हो जाएगा 31. तो ऑप्शन ये तो गलत है. ये हो देखो, 31 इंटू 2, 31 इंटू 4, 31 इंटू 8. चेक करें 124 कहाँ आ रहा है, ऑप्शन सी में, क्योंकि 31 इंटू 4 कितना होता है, 124. आई होप आपको मेरी बात समझ आ गई होगी. ठीक है, चालाकियाँ देख रहे हो उसकी. क्वेश्चन नंबर 31 पे आता हूँ. व्हाट आर द मॉलिक्यूलर एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ इथेनोइक एसिड? पहले खुद बना लेते हैं. देखो बेटा, मॉलिक्यूल का मतलब द फॉर्मूला विच शो एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम इन वन मॉलिक्यूल. तो बेटा C2H4O2 हो गया मॉलिक्यूलर. अब इसका एम्पिरिकल बना लो. रेशो क्या है, 1:2:1. तो CH2O. अब चेक कर लो, ऑप्शन में है. दैट्स इट. तो C2H4O2 और CH2O. C2H4O2 और C2. ऑप्शन बी में नजर आ रहा है मुझे, तो ये रहा. दैट्स इट. क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा. 1 mole of each following compound is burned in excess oxygen. ठीक है. What compound will produce 3 moles of carbon dioxide and 3 moles of the steam? ओ ये देखो बेटा, ये मैंने आपको की पॉइंट के अंदर बताया. एक कंपाउंड है एक्स, ऑर्गेनिक है, 1 मोल है. आपने उसको जला दिया, ठीक है, और वो 3 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है और 3 मोल्स ऑफ द स्टीम दे रहा है. ये सब मैंने क्लास में की पॉइंट्स में करवाया. तो अब आप चेक कर ले उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन कितने होंगे. तो कर लेते हैं. 3 1 जा 3, 3 कार्बन होने चाहिए. 3 2 जा 6 और 6 हाइड्रोजन होने चाहिए. तब जा करके उसका 1 मोल जलाने से 3 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और 3 मोल्स ऑफ स्टीम बनेगा. तो हमें इन 4 ऑप्शन में कुछ नहीं करना, बस ये चेक करना है कि 3 कार्बन और 6 हाइड्रोजन कहाँ लिखे हैं. दैट्स इट. देखो ऑप्शन ए गलत हो गया. ऑप्शन बी देखिएगा, इसमें 4 कार्बन है, और से देखें, ये भी गलत हो गया. इसमें आओ, 3 कार्बन है और 8 हाइड्रोजन है, और से देखिएगा. सही है, 3 कार्बन और 8 हाइड्रोजन है. हमें तो 3 कार्बन और 6 हाइड्रोजन ढूंढने, ये भी गलत हो गया. इधर आओ, 1 2 3 कार्बन 3 है और हाइड्रोजन गिने कितने हैं, 6. सो व्हाट्स राइट आंसर, डी. सही है. आपको याद होगा मैंने क्लास में लेक्चर में आपको बोला था, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स रेशो मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑलवेज 1:1, 1:1, और number of atoms of hydrogen and moles of steam is always 2:1. आई होप बेटा मेरी डिस्कशन से आपको फायदा हो.
इंशाल्लाह नेक्स्ट डिस्कशन लेक्चर में इस वर्कशीट को कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। दुआओं की ख़ास दरख्वास्त है। अल्लाह हाफ़िज़।